आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए मालियत के अमोनिया यूरिया खाद प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने व्हाट्सएप अकाउंट्स को हाईजैक करने के घोस्ट पेयरिंग साइबर घपले के ताल्लुक से शहरियों को खबरदार किया है। सीबीआई ने बेंगलोर की एक कंपनी से मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फौज के एक अफसर और एक प्राइवेट शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रेप 4 मरहले के तहत निफाज की मुहिम तेज कर दी है। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के एशिया क्रिकेट कप 2025 में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और आज मेडिटेशन के आलमी दिन के साथ शिमाली निस्कुर्रे अर्ज में मौसम का सबसे छोटा दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए मालियत के अमोनिया यूरिया खाद प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन करेंगे। वो नामरूप में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र दरिया में जहाज चैरिडियो पर सफर के दौरान आज सुबह प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के हिस्से के तौर पर 25 होनहार तलबा के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आसाम तहरीक के 860 शहीदों की याद में गुवाहाटी में बौरा गांव में नौतामीर शुदा स्वाहिद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे। बाद में दिन में वजीर आजम डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 10,600 करोड़ रुपए मालियत के एमोनिया यूरिया खाद प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन करेंगे। वो नई दिल्ली रवाना होने से पहले नामरूप में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। गुवाहाटी से अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के बाहर आसाम के पहले वजीर आला गोपीनाथ बरदोलोई के 80 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। नए टर्मिनल की इमारत तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के इलाके में फैली हुई है और इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि सालाना 1 करोड़ 30 लाख तक मुसाफिर हवाई जहाजों की परवाजों में सफर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आसाम के हयातियाती तनव्वुर और सकाफती विरासत से तरगीब हासिल करके नई टर्मिनल इमारत बनाई गई है। गुवाहाटी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरस के दौरान रियासत में लाखों करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के कई बड़े और तारीखी प्रोजेक्ट शुरू किए गए और मुकम्मल भी कर लिए गए। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। असम में नए पुल बनाने की रफ्तार, नए मोबाइल टावर लगाने की स्पीड, विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई मजबूती और नया आत्मविश्वास दिया है। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल न सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए सूदमंद साबित होगा बल्कि ये गांव की तरक्की के हर पहलू से जुड़ा है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2025 से खिताब करते हुए कही। जनाब चौहान ने चिंतन शिविर के क़याम को उजागर किया ताकि इस स्कीम के मौसर तौर पर निफाज के लिए किसानों, माहिरीन और ज़रई साइंसदानों को यकजा किया जा सके। आगे 5 साल की योजना बननी है और इसमें भी आपके सुझाव हो तो वो सुझाव मुझे जरूर दीजिए। एक चिंतन शिविर भी करने वाले खेती में करना क्या है, उसमें कृषि जगत से संबंधित हम किसान को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को इकट्ठा करें और उनसे भी पूरी सलाह मशवरा लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वजारत एक मजबूत निज़ाम बनाने के लिए 2026-27 बजट के लिए ज़राअत के शोबे में तजावीज़ तलब कर रही है।
नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सिविल सर्विसेज का मयार 2047 तक विकसित भारत के हुसूल में एक फैसला कुन किरदार अदा करेगा और कौमी तरजीहात का निफाज मुंतज़मीन के मयार पर मुनहसर होगा। कल शाम हैदराबाद में रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन PSCs के सदरनशीनों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि चूंकि मुल्क विकसित भारत 2047 के विजन की तरफ पेशकदमी कर रहा है, लिहाजा हुक्मरानी का मयार और अवाम का मयार फैसला कुन होगा जो इदारे चलाते हैं। आज नायब सदर जमहूरिया मेडिटेशन का आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद के नज़दीक कान्हा शांति वनम में होने वाली मेडिटेशन तकरीब में पूरे जज्बे के साथ हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि घोस्ट पेयरिंग नामी साइबर धोखाधड़ी के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट्स को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत ने कहा कि हाईजैकर्स व्हाट्सएप के डिवाइस से जुड़े फीचर्स का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट्स हाईजैक कर रहे हैं जिसमें असल सारिफ की तरफ से तस्दीक की भी जरूरत नहीं होती। वजारत ने लोगों से कहा है कि मुश्तबा लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें और गैर मुल्की साइट्स पर अपना फोन नंबर दर्ज ना करें। अपने डिवाइस की व्हाट्सएप सेटिंग की मुतवातिर जांच करते रहें और इस तरह की जालसाजी का शिकार बनने से बचें। CBI ने बेंगलोर की एक कंपनी से मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फौज के एक अफसर और एक प्राइवेट शख्स विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। CBI ने कहा है कि उसने दिल्ली में फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घर से तलाशी की कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ साथ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद रकम जब्त की है। तहकीकाती एजेंसी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक दूसरे मुलजिम विनोद कुमार के घर से भी काबिल एतराज मवाद के साथ 10 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है। CBI ने कहा कि बाखबर जराये से मिलने वाली इत्तला की बुनियाद पर उसने दिफाई मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में मुलव्वस दुबई की एक कंपनी के नुमाइंदों समेत डिफेंस प्रोडक्शन के महकमे में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और श्रीगंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर काजल बाली, जो शर्मा की अहलिया हैं, के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया है। CBI ने कहा है कि दोनों मुलजिम अफराद को कल अदालत में पेश किया गया, जो इस माह की 23 तारीख तक पुलिस तहवील में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि 4E मॉडल एजुकेशन, निफाज, इंजीनियरिंग और हंगामी हालात में देखभाल पर तवज्जो के साथ रियासतगीर पैमाने पर सड़क के तहफ़्फ़ुज़ का महीना अगले साल 1 से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। कल सीनियर अफसरों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मीटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें अवाम को खास तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। जनाब आदित्यनाथ ने नवंबर 2025 तक रियासत में 46,223 सड़क हादसों के सरकारी आददोशुमार का जिक्र किया, जिसमें 24,776 जानें तलफ हुई। उन्होंने कहा कि ये तादाद इंतहाई तशवीशनाक है और हादसे में एक शख्स के हलाक होने से पूरे कुनबे को जिंदगी भर दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सभी आईनी इदारों को पूरे आईनी जज्बे के साथ काम करना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अदालत के फैसले शहरियों के लिए उनकी अपनी जबान में दस्तयाब हों। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें सालाना प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि जबान से मुतालिक आईनी शिक़ें मुल्क भर में नाफिज की जाएंगी, जबकि अंग्रेजी जबान आईनी और कानूनी शिक़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सरकारी जबान रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जबान के फासले को कम करने के लिए अहम इक़दाम पहले ही कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का 16 जबानों में तर्जुमा पहले ही शुरू कर दिया गया है और मुल्क का कोई भी मर्द या खातून शहरी अपनी रियासत की जबान में तर्जुमा की हुई एक मुसद्दक़ा नकल पढ़ सकेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रैप मरहला 4 के तहत अपनी निफाज की मुहिम को तेज कर दिया है। खित्ते में नाफिज ग्रैप 4 मरहले के तहत सबसे सख्त पाबंदियां आयद की जाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन इक़दामात के तहत दिल्ली के माहौलियात के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आलूदगी फैलाने वाली सनतों और तामीराती जगहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का इंतबाह दिया है। एक बयान में सरकार ने कहा कि आलूदगी के कंट्रोल से मुतालिक 1 लाख से ज़्यादा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए जाने के 3 दिन के अंदर ही कुल 612 अदम तामील करने वाली सनतों को बंद कर दिया गया।
حکومت نے 3000 سے زیادہ معائنے کیے، 12000 چالان جاری کیے اور 16000 سے زیادہ گاڑیوں کی جانچ کی۔ سرکار نے علاقے کے انجینئروں اور ضلع افسران کو معائنے کے عمل کو برقرار رکھنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ آدرش کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ بھارت نے میانمار کو 3 کوئک امپیکٹ پروجیکٹس فراہم کیے ہیں۔ یہ پروجیکٹس میانمار کے منڈالے خطے کے لوگوں کے سماجی و اقتصادی فائدے کے لیے وقف ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت ایک ریپیئر لوم جو بھارت میں بنائی گئی ایک جدید ہائی ٹیک بنائی کی مشین ہے، منڈالے علاقے کے امراپورہ میں واقع سونڈر ویونگ اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نصب کی گئی ہے۔ دوسرا QIP منڈالے میں واقع گرلز ٹریننگ اسکول کے لیے ایک واحد منزلہ عمارت ہے، جس کا افتتاح کل بھارت کے سفیر ابھے ٹھاکر اور منڈالے خطے کے وزیر اعلیٰ نے کیا تھا۔ تیسرا QIP زرعی باقیات کی سلو پیرالوسس مصنوعات کے ذریعے بغیر تار والے اور خشک قسم کے گیسیفیکیشن عمل سے متعلق ہے۔ ان پروجیکٹوں سے میانمار کی سماجی و اقتصادی ترقی میں تعاون کے تئیں بھارت کے مسلسل عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج دوسرا عالمی میڈیٹیشن کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے پچھلے سال 21 دسمبر کو میڈیٹیشن کے عالمی دن کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ آج شمالی نصف کرۂ ارض میں موسم سرما کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، جس سے مطابقت رکھتے ہوئے یہ تاریخ مقرر کی گئی، جو باطنی سکون اور خود احتسابی کی علامت ہے۔ اس دوران بھارتی روحانی رہنما گرو سری سری روی شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں عالمی امن و ہم آہنگی کے لیے میڈیٹیشن کے موضوع پر ایک تقریب کے دوران میڈیٹیشن اجلاس کی رہنمائی کی۔ دنیا بھر سے سفارتی اہلکاروں، اقوام متحدہ عہدیداروں اور یوگا رہنماؤں نے میڈیٹیشن کے عمل میں شرکت کی، جس کا مقصد باطنی اور پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام بھارت، انڈورا، میکسیکو، نیپال اور سری لنکا کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج جموں کشمیر، لداخ، مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں شدید برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ دن میں مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک اور تلنگانہ میں سرد لہر جاری چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بہار، مشرق اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں سرد حالات برقرار رہیں گے۔ دلی، ہریانہ، بہار، چھتیس گڑھ اور چنڈی گڑھ کے کچھ حصوں میں گھنا کہرا چھایا رہے گا۔ خواتین کرکٹ میں وشاکھاپٹنم کے ڈاکٹر YS راجشیکھرا ریڈی ACA VDCA اسٹیڈیم میں 5 میچوں کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں آج بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارت خواتین کے T20 عالمی کپ کی تیاریوں کے حصے کے طور پر سری لنکا کا سامنا کرے گا۔ پہلے 2 میچ وشاکھاپٹنم میں کھیلے جائیں گے، جبکہ باقی آخری 3 میچ ترووننتاپورم میں کھیلے جائیں گے۔ پچھلے مہینے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے عالمی کپ میں جیت کے بعد بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم پہلی بار اس سیریز میں کھیلے گی۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کے ایشیا کرکٹ کپ 2025 کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ یہ میچ دبئی کے ICC اکیڈمک گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق آج صبح 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال کے دورے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ آسام میں گوہاٹی ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس اور دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ ملک کے مستقبل کا نیا سورج شمال مشرق سے طلوع ہوگا۔ بھارت اور نیدرلینڈ نے مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری کمیٹی قائم کی۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس، پرتاپ اور دیگر اخبارات نے شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آسام کے نامروپ میں 10,600 کروڑ روپے مالیت کے امونیا یوریا کھاد پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے واٹس ایپ اکاؤنٹس کو ہائی جیک کرنے کے گھوسٹ پیئرنگ سائبر گھپلے کے تعلق سے شہریوں کو خبردار کیا ہے۔ CBI نے بنگلور کی ایک کمپنی سے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے کی رشوت لینے کے معاملے میں فوج کے ایک افسر اور ایک دیگر شخص کو گرفتار کیا ہے۔ دلی سرکار نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے گریپ 4 مرحلے کے تحت نفاذ کی مہم تیز کر دی ہے۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے ایشیا کرکٹ کپ 2025 میں آج دبئی میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اور آج میڈیٹیشن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔